डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, वो था डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स 2/2। उसके बाद हमने पढ़ा था एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स व्हेन ऑर्डर इज़ 2/2, और उसके बाद हमने एक टॉपिक पढ़ा था डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की मदद से मिलाकर इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 2/2। ठीक है, हमने 2/2 का एडजॉइंट भी पढ़ लिया, 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट भी पढ़ लिया है, 2/2 ऑर्डर का इनवर्स भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो अब जहन में सवाल ये आएगा कि सर फिर से डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हम रिवीजन कर रहे हैं? तो रिवीजन नहीं कर रहे बेटा, वहाँ पर ऑर्डर था 2/2, आज हम पढ़ेंगे ऑर्डर 3/3। ठीक है ना भाई, क्या पढ़ेंगे बेटा हम? ऑर्डर 3/3। तो हम करेंगे क्या, हम लिखेंगे इफ एनी मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू 3/3 इज गिवन। अगर कोई मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर का गिवन होगा तो उसके डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा या कंडीशन क्या बनेगी? आपने एग्जाम में रेफरेंस नहीं देना इस फॉर्मूले का, क्योंकि बेटा ये आपकी किताब में फॉर्मूला नहीं है। हाँ, मेथड यही है, तो मैं आपको उसको फॉर्मूला बनाकर सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर्मूला बेटा हमारे पास a11 माइनस a12। अच्छा, माइनस का मतलब ये नहीं इसमें से माइनस, ये इसका अपना माइनस है a12 का। a11 माइनस a12 और a13। अब ये a11 क्या है, a12 क्या है और ये a13 क्या है? अगर हम 2/2 के डिटर्मिनेंट की बात करते हैं तो जब हमने 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया था ना, तो वहाँ पर हमने बाकायदा तौर पर ये चीज़ देखी थी कि 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए एक अदद फॉर्मूला था, वो था बेटा AD माइनस BC। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था AD माइनस BC। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? AD माइनस BC। अगर मैं 3/3 के डिटर्मिनेंट की बात करूं तो बेटा 3/3 के डिटर्मिनेंट का इटसेल्फ कोई फॉर्मूला नहीं होता। उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, जिसमें से ज़्यादा आसान कन्वीनियंट मेथड ये है जिससे मैं आपको सिखा रहा हूं, और मौका लगा तो आपको दूसरा मेथड भी सिखा दूंगा, अदरवाइज ये एक काम कर लेगा। अगर मुझे 3/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया जाए और मुझे उसका क्या फाइंड करना हो बेटा, डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो, तो उस पर ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो सकता। हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे 3/3 मैट्रिक्स को कितने, इनटू 3 2/2 मैट्रिक्स, या 2/2 के 3 डिटर्मिनेंट में हम इसे कन्वर्ट करेंगे, जिन्हें कहते हैं हम कोफैक्टर्स। क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का क्या मतलब होता है? फैक्टर्स बनाने वाले। एक 3/3 का अगर मैट्रिक्स है A B C D E F G H और फॉर एग्जाम्पल R, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है ना, ठीक है, जरूरी नहीं I J K होना, G H F A B C D E F C A D, कुछ भी हो सकता है, तरतीब से या बगैर तरतीब के। अगर हम बात करते हैं इन 4 नंबर्स की तो ये कोफैक्टर हैं, इन 4 नंबर्स की तो ये कोफैक्टर हैं, इन 4 नंबर्स की तो ये कोफैक्टर हैं, इन 4 नंबर्स की कोफैक्टर। इसमें 9 कोफैक्टर्स होते हैं। अगर इसमें 9 कोफैक्टर्स हमारे पास अगर मौजूद हैं, अगर हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, 9 कोफैक्टर्स अगर हमारे पास मौजूद होते हैं तो उनमें से 3 डिटर्मिनेंट के लिए सॉल्व करने पड़ेंगे। अब ये जो A11 A12 और A13 है, इसका क्या मतलब है? देखो भाई, A11 A12 और A13, सर वो माइनस है, माइनस उसकी वैल्यू के साथ लगेगा। अभी तो हम सॉल्व कर रहे हैं A11 A12 A13। A11 का मतलब है ये जो 1 और 1 है ना, एक 1 का मतलब है रो, दूसरे 1 का मतलब है कॉलम छोड़कर। A11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम छोड़कर, पहली रो और पहला कॉलम छोड़कर। A12 का क्या मतलब है? पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर। A13 का क्या मतलब है? पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर। A11 का मतलब, जल्दी से सुने बेटा, A11 पहली रो पहला कॉलम छोड़कर, A12 पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर, A13 पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर। आई रिपीट, गौर से सुनिएगा, मैं बार बार पहली रो पहली रो पहली रो बोल रहा हूं। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। इसका मतलब जब हम पहली रो की मदद से सॉल्व करेंगे तो रो 1 ही रहेगी, एक मरतबा 1 कॉलम आएगा, एक मरतबा 2 कॉलम, एक मरतबा 3 कॉलम। 1 का मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़कर, 1 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर, 1 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर। सर ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब क्या होता है।
जब तक समझ में क्लियरली नहीं आएगा, जब तक कि हम इसका सवाल सॉल्व नहीं करते। तो पहले हम इसका सवाल करते हैं भाई। कह रहे हैं सॉल्व द डिटर्मिनेंट, सॉल्व द डिटर्मिनेंट, और हम एक डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं भाई। वो है, सपोज करते हैं 2 3 4 3 4 5 4 5 और 6। ठीक है भाई, 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6, इसको हमें सॉल्व करना है। तो बोलेंगे ठीक है सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात थोड़ी है, फॉर्मूला हमारे पास है, मेथड हमने सुन लिया है क्या होता है, अब सीख भी लेते हैं। मैं लिखूंगा यहां पर बेटा इवेल्युएट। इवेल्युएट का मतलब होता है ब्रेक करना, सॉल्व करना, वैल्यूज फाइंड करना। इवेल्युएट विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 का मतलब है दैट इज फर्स्ट रॉ। कौन सी रॉ बेटा? फर्स्ट रॉ। अब ये क्या मतलब होता है इसका, यहां देखें, मैं पहले रफ में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सवाल समझ में आ गया तो ऐसे 1000 ही सवाल क्यों ना हो, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मैं इसी सवाल को यहां पर थोड़ा सा और बड़ा करके लिख रहा हूं भाई। देखो 2 3 4 3 4 5 4 5 6 के सर क्या हमें भी बड़ा करके लिखना है? नहीं लिखना भाई। क्यों लिख रहा हूं? ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके मैं क्या बात कर रहा हूं। मैंने लिखा बेटा इवेल्युएट विद रिस्पेक्ट टू R1। इवेल्युएट विद रिस्पेक्ट टू R1। R1 कौन सी है? पहली रॉ। आप कहेंगे सर पहली रॉ ये वाली है, ये है हमारी पहली रॉ। ये क्या है बेटा? हमारी पहली रॉ। अब हम अगर A11 की बात करेंगे तो मैं कह देता हूं भाई इसका नाम A है और मैं डिटर्मिनेंट सॉल्व करना चाहता हूं, या D इसका नाम है। इस पहली रॉ में 3 नंबर हैं, 2 3 और 4। सबसे पहले तो वो लिख लेंगे भाई 2, उसके बाद 3 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 4। मैंने आपको कहा कि हम एक 3/3 को 3 2/2 में कन्वर्ट करेंगे, तो एक इसके लिए पहली वैल्यू के लिए, एक दूसरी वैल्यू के लिए और एक तीसरी वैल्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने लिखा 2 एक 2/2 के साइज का बनाया, 3 एक 2/2 के साइज का, 4 एक 2/2 के साइज का। अब हमें अप्लाई करना है A11 A12 A13। लेकिन उससे पहले अगर हम गौर से देखें तो फॉर्मूले में यहां माइनस और इसमें क्या है? प्लस। प्लस माइनस माइनस। किसी के ध्यान में ये ना हो कि सर हमेशा माइनस करना है। हमेशा माइनस नहीं करना, बीच वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। हमेशा माइनस नहीं करना, बीच वाली वैल्यू का क्या करना है बेटा? साइन चेंज करेंगे, हमेशा माइनस नहीं करेंगे। क्या आखिरी वाली वैल्यू का भी साइन चेंज करेंगे? आप कहेंगे नो सर, इसका मतलब अगर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। यहां प्लस कैसे आया? क्योंकि प्लस का है। अगर यहां -4 होता तो यहां पर क्या आता? माइनस आता। अगर ये -3 होता तो यहां क्या आता? +3। साइन चेंज हो जाता। आखिरी वाले का साइन चेंज नहीं होगा, लेकिन फिलहाल अभी ये प्लस का है तो मैंने इसको माइनस कर दिया अभी। अब जरा देखें, आपसे कहा जा रहा है A11। A11 का मतलब है बेटा पहली रॉ पहला कॉलम छोड़कर। तो आप देखें बेटा ये पहली रॉ है, ये पहला कॉलम है, इसे छोड़कर यानी पहली रॉ और पहला कॉलम छोड़कर क्या क्या बचा हमारे पास? 4 5 5 और 6। ये चारों नंबर यहां पर आएंगे, 4 5 5 और 6। अब हम जल्दी से देखते हैं, ये पहली रॉ पहला कॉलम छोड़ दिया। अब देखो भाई, अब बात क्या की जा रही है? पहली रॉ यानी पहली रॉ छोड़ें और दूसरा कॉलम छोड़ दें। A12 पहली रॉ और दूसरा कॉलम छोड़कर हमारे पास क्या क्या बचा? 3 4 5 6। तो यहां पर आएंगे भाई 3 4 5 और 6। अब अगर मैं जल्दी से इसको दोबारा यहां लिखूं, देखो 2 3 4, क्योंकि काफी गंदा हो चुका है तो ताकि आपको समझने में आसानी हो दोबारा लिख रहा हूं, 4 5 और 6। आपको कह रहे हैं बेटा क्या करें? 1 3 पहली रो और तीसरा कॉलम निकाल दें। क्या बचा? 3 4 4 और 5। यहां पर आएगा बेटा 3 4 4 और 5। और उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपने करना है बेटा AD माइनस BC, AD माइनस BC और AD माइनस BC। जरा गौर से देखें, D की जगह पर D लिख रहे हैं, 2 की जगह पर 2 लिख रहे हैं,
माइनस की जगह पर माइनस लगा रहे हैं, ठीक है ना। यहां पर हम कर रहे हैं क्या, AD माइनस BC, फिर हमने लिखा -3 और उसके बाद क्या बनाया, AD माइनस BC, और उसके बाद क्या लिख रहे हैं, प्लस का 4 के बाद क्या बनाएंगे हम, AD माइनस BC। तो ये हमारा सैंपल तैयार हो गया AD माइनस BC का। और जब हम इसके लिए बात कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं बेटा AD माइनस BC की बात कर रहे हैं, अगर हम AD माइनस BC की बात करें तो जरा गौर से देखें बेटा, AD माइनस BC के अंदर क्या हो जाएगा, ये AD है, ये BC है, ADBC, ये AD है, ये BC है, ADBC, चाहिए 5 है, ठीक है, B और C 5 है। फिर हमारे पास ये AD है, ये BC है, ADB और C, AD माइनस क्या करेंगे बेटा, BC। अगर हम AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC कर लें तो जरा गौर से देखते हैं अगले स्टेप में पहुंचकर हमारा सवाल क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन कहां तक आ जाएगा। तवज्जो से सुनने वाली बात है बेटे कि हमने A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़कर, A12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम छोड़कर, A13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम छोड़कर। फिर देखते हैं भाई हम अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, D की जगह पर D लिख रहे हैं, 2 की जगह पर 2 लिख रहे हैं, फिर -3 की जगह पर -3 लिख रहे हैं, जो ब्लू से लिखा है ब्लू से लिख रहा हूं, और +4 की जगह प्लस का 4 लिख रहे हैं, और रेड वाला पोर्शन रेड से ही लिखूंगा। AD माइनस BC का मतलब 4 6 24, फिर -5 5 25, फिर 3 6 18, 4 5 20, 3 5 15, 4 4 16, तो ये आ गया बेटा 15 - 16। ठीक है ना भाई, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे और बढ़ जाते हैं। देखो भाई, D वाला पोर्शन ब्लू से लिख रहा हूं, ब्लू वाला पोर्शन ब्लू से लिख रहा हूं, और रेड वाला पोर्शन रेड से लिखूंगा। जब हम 24 में से 25 को माइनस करेंगे तो बनेगा -1, जब हम 18 में से 20 को माइनस करेंगे तो बनेगा -2, जब हम 15 में से 16 को माइनस करेंगे तो बनेगा -1, और हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कराते हैं। ये हो जाएगा बेटा 2 1 -2, माइनस और माइनस प्लस, 3 2 6, प्लस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 4, 4 1 4। और अगर आप इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे ना तो ये सब मिलकर कैलकुलेटर में लिखेंगे 6 - 4 2, 2 - 2 0, तो D का आंसर कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। और जब किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। बार बार बताया है मैंने, सिंगुलर मैट्रिक्स उसका नाम होगा। तो हमने सवाल के अंदर क्या देखा, अभी हमने देखा बेटा कि 3/3 का डिटर्मिनेंट हो तो उसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, हम उसको पहले 2/2 में कन्वर्ट करते हैं, और जब वो 2/2 में कन्वर्ट हो जाता है तो 2/2 में कन्वर्ट कैसे करते हैं, A11 A12 A13, फिर हम A11 A12 A13 की वैल्यू सॉल्व करते हैं और फिर उसको उठाकर पुट कर देंगे तो हमारे पास एक अदर डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। तो हमने क्या देखा कि 3/3 का डिटर्मिनेंट किस तरीके से सॉल्व होता है। अब